असां ट्रेवल कंदा खुशगवार मौसम सां गॾु। मैडम राहिला टिवाना जे घर पहुची विया आहियूं। असांखे रिसीव करण मैडम जी ख़ादमा दरवाज़े ते आई। असांखे ॿुधायो त मैडम कंहिं कम में मसरूफ़ आहे, तेसि ताईं असांखे चांहि जी ऑफर कयूं ऐं थोरो वेट कयोसीं। थोरे इंतज़ार खां पोइ मैडम असां सां मिलण आई। नाज़रीन, प्रोग्राम धरतीअ जा सितारा में पाक पीरज़ादा जा खोड़ सारा सलाम क़बूल कंदा। उम्मीद आहे त तव्हां ख़ैर ख़ैरियत सां पंहिंजे घर में सुठी सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ सां असांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियो। तव्हांखे ख़बर आहे त असांजे प्रोग्राम में हर हफ़्ते हिकिड़ो नओं चमकंदड़ सितारो उन सां गॾु कचहरी कंदा आहियूं। उनजी ज़िंदगीअ जी जेका जदोजहद आहे, जंहिं कम में महारत उन्हनि खे हासिलु आहे, उन हवाले सां उन्हनि सां दिलचस्प कचहरियूं कंदा रहंदा आहियूं। अॼु असां जंहिं चमकंदड़ सितारे जे घर में मौजूदु आहियूं, उहा हिकिड़ी पाकिस्तान जी तारीख़ जो वॾो हिसो रही आहे। हिकिड़ी बहादुर औरत, हिकिड़ी अहिड़ी बुर्दबार औरत जंहिंखे ॾिसी असां जहिड़नि नयनि छोकिरनि ऐं असांजे सिंध जूं जेके यंग लेडीज़ आहिनि, उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी वॾी इंस्पिरेशन आहे। ऐं उन्हनि जी कहाणी जेका असां अॼु जे प्रोग्राम में उन जे पंहिंजे वातों ॿुधंदासीं। मां त इम्प्रेस थी आहियां, पर तव्हां बि उन सां इम्प्रेस थींदव। उन जी बहादुरी ऐं उन जी जिदोजहद ऐं उन जी सॼी लाइफ जे हवाले सां मैडम जो तारीफ़ जेको आहे उहो एॾो वॾो ऐं एॾो लेंदी हुयो जो मां चयो त हाणे भला अहिड़ा कहिड़ा स्पेसिफिक लफ़्ज़ हुजनि, अहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुजनि जेके मां चवां, जेके मैडम जी पर्सनैलिटी खे पोर्ट्रेट कनि। वधीक त हू पंहिंजो तारीफ़ पाण पंहिंजी कचहरीअ में पंहिंजे कमनि जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदी रहंदी, पर हींअर मां इहो चवणु ज़रूरी सम्झंदसि त सोशल वेलफेयर जी फॉर्मर मिनिस्टर रही चुकी आहे गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ऐं इन खां अलावा प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध जी फॉर्मर स्पीकर रही चुकियूं आहिनि। 90s जे दौर में जॾहिं पाण एक्टिव रहियूं हुयूं त सिंध में वॾियूं तंज़ीमूं जी बुनियाद रखी हन, जिन में हिकिड़ी कारोकारीअ जी तहरीक बि आहे। वुमेन विंग जी वाइस प्रेसिडेंट रही चुकियूं आहिनि। तमामु अञा बि घणा तारीफ़ ऐं अञा बि दिलचस्प ॻाल्हियूं ऐं कहाणियूं जेके मैडम जी पर्सनैलिटी सां वाबस्ता आहिनि। वधीक तव्हांखे इंतज़ार कोन था करायूं, असां मौजूद आहियूं मैडम राहिला टिवाना जे घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? हम ठीक ठाक बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच, थैंकफुल हैं कि आपने अपने घर में हमें दावत दी और हम आए। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला कि आप जैसी पर्सनैलिटी से उनकी वाबस्तगी हो सके। ये एक ऑनर की बात है। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। एक तो सबसे बड़ा कि आपका जो चैनल है ये बड़ा जाना माना है, मेरा हमेशा मुझे प्रमोट करता रहा। मेरे साथ साथ प्रमोट समझ लें या ये कह लें कि जद्दोजहद हम करते थे और हमारे आवाम तक ये पहुंचाते थे जी। तो बहरहाल आप लोग बड़े लकी हैं कि इस चैनल से वाबस्ता है और माशाल्लाह इतना टैलेंट है आप लोगों के अंदर कि मैं ये देखती हूँ कि जहाँ पे वसाइल ना होने के बावजूद हमारे नौजवानों में कितना टैलेंट है। लोग सीखते हैं, अकेडमी में जाते हैं दूसरे ममालिक के अंदर, मगर मेरे पाकिस्तान के अंदर हमारे यही तो मैं लोगों से कहती हूँ कि अपनी नस्ल के ऊपर थोड़ा सा टाइम दो, इनको इनकी तरफ तवज्जो दो, फिर देखो ये आपको रिटर्न बैक क्या देते हैं। जी बहुत लाजवाब देंगे आपको, क्योंकि माशाल्लाह हमारे अंदर बहुत करेज है, बहुत कुछ कर सकते हैं। जस्तजू है एक, बिल्कुल, जो हर किसी के दिल में अपने मुल्क और अपनी सिंध के लिए है। मैंने देखा आम ममालिक के अंदर में गई हूँ, अगर मुझे इतना मज़ा नहीं आया
जितना मुझे अपने वतन में आता है, थोड़ा सा इसका टची पॉइंट छेड़ के देखो, इसके नौजवान को जो अलबेला सा है, लापरवाह है, घूम रहा फिर है, मस्त कलंदर है, मगर आप इनको उसको छेड़ के देखो कि तुम्हारे वतन पे कोई मुसीबत है, फिर उसका रिएक्शन देखो, वो आपको बता देगा कि मैं कौन हूँ। अच्छा मैडम, हम शुरुआत से शुरू करेंगे। पहले तो आप अपनी तालीम के हवाले से बताएं कि आपका बेसिकली ताल्लुक कहाँ से था और बचपन आपका कहाँ पे गुजरा, और तालीम। बेस हमारी जो है, हम टिवाने हैं। टिवाने का मतलब है फातेहीन। यानी हम 1100 साल पहले बाबा फरीद शकरगंज के हाथों मुसलमान हुए, और सारे किंग थे, बादशाह थी इनकी, क्योंकि राजपूत लोग हैं। तो हमारा कबीला जंगजू कबीला था जिसने हमेशा फ़ाइट की। तो आज भी बड़ी बड़ी जो फाइट्स हैं उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टिवाने मार के मारते हुए नजर, मतलब एक वॉरियर जो है वो आपके खून में, वो खून में कुछ दोनों तरफ से आ गया है। एक अम्मी की तरफ से वो पठान है, अच्छा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे अम्मी अबू को, और इधर से ये टिवाने हो गए। तो वो दोनों जिद्दी और यानी कॉम्प्रोमाइज़ तो वो बहुत करते हैं, लविंग भी बहुत ज़्यादा है, रहम दिल भी बहुत ज़्यादा है। मगर जब कोई, और तीसरा मेरा प्रॉब्लम ये रहा कि मेरा स्टार है टॉरस। अगर आप कोई उसको चैलेंज दिखा देंगे तो फिर वो फाइट करेगा। तो हमारा मिठा टिवाना बेस है, सरगोदे से आगे जो कैपिटल है वो था। फिर सिखों से बहुत लड़ाइयाँ हुई, वो लड़ते लड़ते बहरहाल फिर पाकिस्तान का वक्त आया तो सरखे ज़रिया टिवाना का था कि जब तक उन्होंने ऑन नहीं किया था पाकिस्तान नहीं आया, क्योंकि वो असूलों पर थे। कुछ लोग खाली ये कह देना कि जी वो कबूल नहीं कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग असूलों पर थे कि वो कहते थे कि आप इतना हिस्सा लो वरना कल आपको प्रॉब्लम आएगी, आप यूं करो तो वरना कल, जैसा एक आपस में डिबेट होती है, वो डिबेट थी। बहरहाल आखिर में उन्होंने पंजाब दिया क्योंकि वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वहाँ के। मेरे दादा जो थे वो ज़मीनें हमारी उधर ही हैं, फैसलाबाद में है। अच्छा। और मरने के बाद भी हम डब्बे में पैक होकर अपनी ज़मीनों पे जाके दफनाए जाते हैं। दादा मेरे फर्स्ट प्रोटोकॉल ऑफिसर थे बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना के। अच्छा। तो उसकी वजह से आज होटल फारान है, मगर कल ये टिवाना हाउस थी। अच्छा। मेरे ग्रैंडफादर ने ये डोनेट की हकीम सईद खान वालों को। बहू की शादी हुई तो वो यहीं पर कराची के अंदर, क्योंकि दोनों कराची के कॉलेजेस में स्कूलों में पढ़ते थे। फिर हम भी यहीं पर हमारी भी एजुकेशन, मेरा आर्मी पब्लिक स्कूल COD कहलाता है, शरह फैसल पे है, वहाँ से मैट्रिक किया, PCHS कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। कभी हौसला टूटा आपका के मतलब छोड़ो किस कामों में पड़ गई हो, आम जिंदगी गुजारते हैं, कुछ और करते हैं, इस मुल्क और कौम की जद्दोजहद ने तो ऐसा होता है अक्सर इंसान का हौसला टूट जाता है, हिम्मत टूट जाती है। टूटी, बहुत बुरी तरह टूटी। अच्छा। और ज़्यादा बोलूँगी तो बर्दाश्त नहीं है। जब बीबी शहीद हुई तो टूटी, सोचा कि इस्तीफ़ा दे दूँ। अच्छा। हर चीज़ से आइसोलेट हो जाऊँ, और हो भी गई हूँ। उसके बाद मेरे में वो ताकत नहीं है लड़ने की। उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा मुल्लानी जैसी थी। अच्छा। हाँ, यानी मेरी अम्मी अबू नहीं थे, मैं बहुत ज़्यादा मज़हब की तरफ बहुत रुझान था। तफसीर कुरान पाक ख़त्म कर चुकी थी, कुरान पाक कई दफ़ा ख़त्म कर चुकी थी, तो मज़हब से मेरा बहुत इश्क था। और 7th क्लास में मैं अपनी ज़िंदगी भी अल्लाह पाक को डोनेट कर चुकी थी। अच्छा। कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी अल्लाह पाक आपको गिफ्ट कर दिया है, आपके लिए जीऊँगी मरूँगी। तो वो वाला कुछ और चीज़ थी। फिर मैं ह्यूमन राइट करती रहती थी। जी। घर में भी था, क्योंकि अम्मी अबू भी ऐसे ही थे। और मेरे ख्याल से वही आपका एक एलिमेंट है जिसकी वजह से आपका सोशल वर्क और ये आप में हिम्मत बंधी रही। इस्लाम आपको धो धा के बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देता है, आप बिल्कुल ओरिजिनल हो जाते हैं। कोई उसमें रियाकारी, कोई धोखा, कोई फ्रेब, झूठ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो खालिस इंसान होता है बस। तो हम लोगों का, मैंने PSF को, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन को, इन सब के कहने पे पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन को ज्वाइन किया। बीबी के साथ पहली मुलाकात हुई। अच्छा। पीपल्स हाउस के अंदर। हम उनको मिस साहिबा कहा करते थे। उन जैसा कुदरती और जलाली और नूरानी हुस्न मैंने देखा ही नहीं है। हम सब एक परवाने की तरह थे उनके लिए, उनके साथ। तो मिसेस अशरफ अब्बासी हुआ करती थी, सब लोग होते थे, बहुत सारे लोग थे, मगर हम इन सब के साथ मिलकर चलते थे। और ये हमसे बच्चों की तरह बिहेव करते थे।
यानी हमें कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि हम कहीं और हैं, ऐसा लगता था कि हम अपने ही घर में चाचे बाबों के दरमियान में हैं। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के हर सिपाही ने अपनी जगह पे अपनी जान लड़ा दी, बहुत काम किया। हमने वो सेक्रीफाइस किया कि पाकिस्तान शायद उस वक्त कराची भी जुदा हो जाता, मगर बीच में अगर ढाल बनकर कोई आया या कोई साबित कदमी से लड़ा तो वो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, जिसने पाकिस्तान को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। ज़रूर जैसे तस्बीह होती है और उसका एक इमाम होता है, हम मोती थे और बीबी इमाम थी हमारी, बेगम नुसरत भुट्टो थी। मैं दोनों को खराज तहसीन पेश करूँगी, सलूट पेश करूँगी उनको, उनके सारे साथियों को उनकी जद्दोजहद को सलूट पेश करती हूँ। पूछना चाहूँगी क्योंकि हमारी नाजरीन में ज़रूर ऐसी औरतें बैठी हुई हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि कोई इस तरह, जैसे आपको तो बीबी मिल गई थी या आपको राह मिल गई थी, लेकिन काफ़ी ऐसी औरतें हैं। बीबी का जो एक रोल रहा ना, बीबी को बेगम नुसरत भुट्टो की अम्ब्रेला मिली। बहादुर खातून, बेगम नुसरत भुट्टो की बहादुरी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उनकी जद्दोजहद को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है। वहाँ से हम सीखते चले गए। हमने अपनी माओं को देखा कि वो अपने हालात से किस तरह मुकाबले कर रही हैं। हमारे कबीले में भी एजुकेशन नहीं थी कि भाई लड़की बाहर नहीं निकलेगी, और टिवानों की तो बिल्कुल नहीं निकलेगी। हाँ, तो मगर अम्मी हौसला, अबू शानदार इंसान। अगर अबू हमारे सर पे हाथ ना रखते, हमें एजुकेशन ना देते, तो हम क्या बिगाड़ लेते किसी का। मगर ये खूबसूरत जहनों की खूबसूरत उन्होंने ये किरदार बनाए हैं जी, हमें तालीम तरबियत की, हमारा साथ दिया। आप भाई बहन कितने थे? 6 बहन भाई। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, 1 भाई और हम 5 बहनें। माशाल्लाह। सबसे बड़ी मैं हूँ। अच्छा। अभी छोटी मेरी बहन की डेथ हुई है पिछले साल, वो 30 साल की थी। सबा मारवी उसका नाम था, मारवी तखल्लुस था और सबा नाम था उसका। उसने तकरीबन 500 के करीब किताबें लिखी। मेरे घर के अंदर फनूने लतीफ़ा बहुत रहा। जी जी, आप लिखती हैं कुछ? अब तो जो अंदर तजर्बात हैं, जो कहरो गजब है, अब तो आप अपनी आत्मकथा लिखने पर आ गई हैं कि आप अपनी बायोग्राफी भी लिख सकती हैं। मैंने बायोग्राफी, मुझे बहुत दोस्तों ने भी कहा कि आप लिखें, मगर मैंने इसलिए नहीं लिखी कि कहीं बेइंसाफी ना हो जाए। मगर हालात वही कुछ और हैं जो हम सोचा करते थे, वही हो रहा है, तो मुझे कभी गिल्टी होती हूँ। मेरी बुक लिख ली है, थोड़ी सी कंप्लीट और करनी है, यानी उसको सिर्फ पॉलिश करना है। अच्छा। अदरवाइज वो तैयार है। उसका नाम है सन्नाटा। सन्नाटा उसका इसलिए नाम है कि हम जो कभी चहचहाते थे, खेलते थे, एक दरख्त से दूसरे दरख्त, डाली और फूलों के ऊपर खेलने वाला ये गुलिस्तान था, मगर पॉलिटिकल इसको ऐसे तबाह और बर्बाद कर दिया कि फिर कब्रिस्तान आबाद हुए और एक सन्नाटा छा गया। यहाँ का नौजवान माइग्रेट कर गया। डीप सोचे, डीप क्या तजर्बा है आपका। हाँ, सही कह रही है। वो तकलीफ जब शिद्दत इख्तियार करती है तो जी चाहता है कि आईना लेकर जाऊं और सबको दिखा दूं, मगर बहुत सारी चीजें सोच कर मैं तो लड़ रही हूँ। हाँ। मैं तो पहले दिन से लड़ रही हूँ और अभी तक लड़ रही हूँ। अच्छा, शेर व शायरी में है आपकी दिलचस्पी? बहुत ज्यादा। तो किसको पढ़ती है ज्यादातर? पढ़ती तो मैं सबको हूँ। अच्छा, जिनका पसंदीदा शायर कोई? आप कह नहीं सकते, मगर गायकी जो मुझे पसंद है, ऑनेस्टली मुझे आबदा परवीन बहुत पसंद है, क्योंकि जब हम थक जाते हैं उनके कलाम हौसला देते हैं। इसी तरह पठाना खान, मुझे सब लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि क्या पसंद कर लिया आपने, मगर उनकी शायरी, उनके वारिस शाह के हो गए, बाबा शाह लतीफ़ भटाई के। जब मैं डिप्टी स्पीकर बनी, बल्कि एज आ मिनिस्टर सोशल वेलफेयर आई, उस वक़्त भी मैं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के जो शाह जो रिसालो है उसको मैंने बहुत प्रमोट किया, क्योंकि मेरा एम ऑफ ऑब्जेक्ट ये था, इतनी बड़ी हस्ती है, उसके एक एक शेर के अंदर सदियों की तजर्बात और सदियों की कहानी है जो हर अहद हाजिर पर पूरी उतरती है, तो उसको दूर तक जाना चाहिए। सही। तो मेरी मतलब हर वक्त बस यही रहा। कोई शेर, कुछ लाइनें शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ। हसी दे के दिल दीद दा सौदा कर बैठे, रब चाड़े तोड़ मोहब्बतां नूं असी इश्क दा दावा कर बैठे। वाह नाज़रीन, मैडम जो मुतालो तमाम बेहतरीन रहियो आहे। ॿिनि सिटनि जी ॻाल्हि में पंहिंजी सॼी उमिरि, पंहिंजे सॼे इश्क जी वज़ाहत मैडम करे छॾी आहे। दिलचस्प कचहरियूं जारी रहंदियूं। मिलूं था नंढड़ी ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर आयूं ब्रेक खां पोइ मैडम राहिला टिवाना सां दिलचस्प कचहरियूं जारी रखूं था। आपके सियासी उस्ताद कौन थे? तारिक अजीज मसूदी सियासी उस्ताद भी थे। अच्छा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। पहली हुकूमत कब और कैसे मिली और उसमें किन मसाइल का आपने सामना किया? पहली हमें हुकूमत मिली तो हुकूमत नहीं दी जा रही थी। PSF ने पोलिंग एजेंट के तौर पे काम किया। ज़ियाउल हक की वफ़ात के बाद हम कन्वेंशन करा रहे थे, बहुत बड़ा कन्वेंशन था। उसमें भी हमें बेनज़ीर साहबा और हमारी पूरी क़यादत को हिट करने का मंसूबा था। अच्छा, हाँ, 17 अगस्त को 88 की बात है। तो हमने बहरहाल हर वक्त को फेस किया। ऐसी जंग लड़ी है जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम ना बीच में होते तो शायद कराची कहीं होता और सिंध कहीं होता और इसके कितने पीसेस होते कोई कह भी नहीं सकता था। मगर हमने लड़ी है जंग। जो हकायक है, जो हकीकत है, तारीख बोलेगी कि हाँ हमने लड़ी है और बीबी की कमांड में लड़ी है। तो उसके बाद बहरहाल ये जंग लड़ते लड़ते हम हिट लिस्ट के ऊपर आए। तुलबा का कत्ले आम हुआ, उसमें मेरे साथी 80 से ज़्यादा शहीद हुए। मैं कमांड करती चली गई जितना कर सकते। किसी लड़के की 11 फीट तक मेरे साथियों का भेजा जो है वो उड़ के यूनिवर्सिटी में ऊपर तक गया। 3 साथी मेरे शहीद हुए और 9 ज़ख्मी हुए। वो शायद शहीद हो जाते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इस काबिल नहीं थे कि उनको किया जाए। कौन मार रहा है, कहाँ से मार रहा है, किस तरह आ रहा है, हम चीख रहे थे, दुनिया चीख रही थी, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं था। पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार जब आया, यानी इलेक्शन हुआ, हमने पूरा पार्टिसिपेट किया। मगर फिर उसके बाद ये हुआ कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हवा के पत्ते, या आप कहना चाहिए कि वक्ती तौर पे वो उड़ के फ़ौरन सामने आ गए और की पोस्टों पे वो बैठ गए। उन्होंने हमारे और बीबी के दरमियान थोड़ी सी खलीज पैदा करने की कोशिश की। तो उस पर हमारी फ़ाइट हुई, चाहे वो पीपल्स पार्टी के अंदर थी या बाहर थी, हम लड़ रहे थे। तो हमें मुकाबला करना पड़ गया अपनी पार्टी के अंदर भी, जो मुनाफिक लोग थे, जो चीटर चोर थे, उनसे, बाहर वालों से तो हम लड़ ही रहे थे। अच्छा मैडम, तुलबा तंजीमों में सबसे ज़्यादा क्लैशेस आपके किस दौर में रहे और किसके साथ रहे? तुलबा तंजीमों सबसे ज़्यादा हमारा APMSO से हुआ। वहाँ से करते हुए हम आगे बढ़े। सब साथी शहीद हो गए, हुकूमत का उल्टा दिया गया। हुकूमत पहले दे नहीं रहे थे तो उस वक्त भी PSF लड़ी। ये हेलीपैड क्लिफ्टन पर जो है, इसके ऊपर हमने बैठे, हमने फैसला किया और फिर हमने धरना दिया। अच्छा। और बेगम नुसरत भुट्टो ने हमारी कमांड की। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो माँ जैसी थी, जैसे कोई सगी माँ होती है, वो निमल बदल वहाँ पर माँ थी हमारी, जो हमें कमांड करती थी। बहरहाल हम लड़ रहे थे और हमने आखिर इक़्तिदार ले लिया, गुलाम ईसा खान साहब से लिया। उसके बाद बीबी तक पहुँचा। फिर बीबी के और हमारे दरमियान रास्ते थोड़े से खलीज पैदा हुई, गलतफहमियाँ भी आई कि ये लड़ाके हैं, ये ऐसा करते हैं, जबकि हमें कोई सुन ही नहीं रहा था। फिर हम अपने आप को सुनवाते थे, बुलवाते थे। वो फाइट थी हमारी। अच्छा मैडम, आप ने जो जिक्र किया तो 88 की क़यादत क्यों गई, उसकी क्या वजह थी, और फिर उसके बाद आपने उसको आगे कैसे बढ़ाया उस जद्दोजहद? 88 की हमारी गवर्नमेंट चली गई, इसी वजह से कुछ गलतियां थी अपनी पार्टी की, जिसकी वजह से वो चले गए, क्योंकि पार्टी को बदनाम करने वाले ज़्यादा थे, पार्टी का काम करने वाले कम थे। इसके जैसे वो गई तो हमें अंदाज़ा था। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने बीबी को इन्फॉर्म किया, अभी तक है मेरे पास, कि बीबी ट्रायंगल बन चुका है और काइंडली आप अपनी हिफाजत करें, क्योंकि अब हमारे ऊपर पहले से ज़्यादा बुरा वक्त आने वाला है। इसके बाद मैं भी उठा ली गई। अच्छा, आपने कैसे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? आपको कैसे पता कि ये ट्रायंगल बन रहा है? तो हम वो यानी बहुत बुरी तरह से फिर ये बीच में सारा सेटबैक आया, आपने देखा। अच्छा मैडम, 90s का टाइम पीरियड कैसे देखती हैं आप अपने साथियों और क़यादत के लिए? 90 का जो पीरियड आया वो बहुत ख़तरनाक था। अच्छा। बहुत ही ख़तरनाक था। 80 से ज़्यादा हमारे साथी शहीद हो चुके थे उसमें, और गिरफ्तारियाँ थी, बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ थी। इधर से बचाते थे तो उधर, उधर से बचाते थे तो उधर। बहरहाल पूरी पीपल्स पार्टी उस लपेट में थी। हम अपने घरों में नहीं रह सकते थे इतना ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त क्लैश था आपका। वक्त गुजर गया, हमारी गिरफ्तारियां शुरू हो गई, साथी शहीद हो गए। अच्छा मैडम, सुना था कि आपके साथ जेल में भी काफ़ी प्रेशराइज आपको किया गया, आपको काफ़ी टॉर्चर किया गया, तो वो प्रेशर बेसिकली किसकी तरफ से था और कहाँ तक था? जेल में उन्होंने मुझे कहा कि आपने बेनज़ीर साहिबा के ऊपर इल्ज़ामात डालने हैं,
कि ये हमें वेपन देती थी या हमसे दहशतगर्दी करवाती, ये बेगम नुसरत भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब। मैं आसिफ भाई हमारे लिए बहुत मोहतरम थे, काबिल इज़्ज़त थे कि वो हमारी बीबी के शौहर थे, मगर उनका इखलाक भी बहुत अच्छा था। वो लोगों के साथ अच्छी तरह बिहेव करते थे, यानी दुख सुनते थे उनका, मजबूरी सुनते थे, हल करते थे। एक टीम थी जो काम कर रही थी हर चीज़ में। बहरहाल 90 के उसमें फिर ये हुआ कि टारगेट मैं बनी, मेरे सर की कीमत लगी। हाँ, और उसके बाद गिरफ्तारी फिर पेश की गई हमने। मैं पेश की, कब तक भागेंगे, कहाँ तक जाएंगे, भाई मैं और वालिद साहब का भी हुआ। अंदर पे मेरी जंग बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ थी। मैं अड़ गई थी। जो वो चाह रहे थे कि बेनज़ीर साहिबा के ऊपर आप एक वीडियो बनवाओ और वो सारे इल्ज़ामात लगा दो उनके ऊपर, मैंने इल्ज़ामात नहीं लगाए। एक वाहिद मैं थी, मेरा भाई था, जो हमने इल्ज़ाम नहीं लगाए, और एक अमजद खान लड़का था उसने। बाकी ये बड़ी हिम्मत का काम है कि एक औरत होके, वरना अक्सर औरतों के बारे में कहते हैं कि वो एक लड़की, हाँ लड़की, यानी कि यंग एज में 20 साल की एक लड़की कितना वो कर सकती है। यकीन है। मगर जितना ये हमें दबा रहे थे हम उतने ही स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने कहा ना मजहब से मेरा बहुत ताल्लुक है। मेरी आइडियल हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और उनसे मुझे एक ताकत, एक जुर्रत और जालिम से टकराने की हिम्मत मिली है। मेरे असल मॉडल वो है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं पॉलिटिक्स करती हूँ, मैं किसी और तरफ नहीं जाती, चाहे कोई कितना भी हो। बाकी जिन लोगों से प्यार है, मोहब्बत है, उनको ज़रूर साथ लेके चलते हैं। वहाँ से अंदर जो मैं स्टैंड बाय करके रही, मेरा मुश्किल वक्त था, नहीं टूटी जाम शादी का दौर था। हर तरह की ऑफर्स दी गई, अम्मी अबू को भी कहा गया, सब थ्रेडिंग भी थी, मेरे छोटे छोटे बहन भाइयों को उठा लेते थे, अम्मी को थ्रेड करते थे, घर से सब कुछ उठा कर ले गए थे। अम्मी की चूड़ियाँ उतरवा ली थी सारी, वो अपने बच्चों पे कुर्बान कर रही थी। ज़मीन हमने अपनी गिरवी रखवा दी, हम ज़मीन पर आ गए थे बिल्कुल। मगर ये कि जंग तो फिर जंग है, उसको जब तक पता ना कर ले कोई राजपूत, को चैन से तो बैठता नहीं। तो वो एक चीज़ थी कि आखिर तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ती चली गई। मुझे नहीं पता था बाहर क्या है, मैं बाहर की दुनिया नहीं जान रही थी, अंदर थे, अंदर लड़ते चले गए। अच्छा मैडम, नून लीग का किरदार आप क्या देखती हैं माजी से अब तक? मेरे भाई के ऊपर क्लशन डाल दी, क्लशन का नवाज शरीफ। आज मैं बात करती हूँ, मुझे अफसोस है कि पार्टियों को चाहिए कि अपने नज़रियात से न पीछे हटें। देखें, जो कॉम्प्रोमाइज़ है ना, आज ये कहते हैं कि हम बड़े यानी मसलहत परस्त हैं, या मसलहत तो नहीं, ये कहते हैं हम बड़े कॉम्प्रोमाइजिंग है। एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ सीखी है, कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ पे कर रहे हो? कल तक का जो आपका दुश्मन था वो आज दोस्त कैसे हो गया? उसको दोस्त नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत था और पीपल्स पार्टी पे कहरो गजब थी। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ रही थी और टूट हम लोगों के ऊपर रहा था। उस वक़्त क्लशनकॉफ की जो सज़ा थी वो 3 दिन के अंदर जो टेररिस्ट कोटे थी बनाई गई, टेररिस्ट कोटे बना दी गई पीपल्स पार्टी के लिए। उन कोटों के अंदर यह था 3 दिन के अंदर फैसला होता था और लड़का हैंग कर दिया जाता था। नहीं देखा कि रमज़ान है, नहीं देखा कि बच्चा कसूरवार है या नहीं है, बस क्लशन डाली। और डाल कौन रहे थे? जो वफादार पुलिस वाले थे, वो खुद साख्ता केसेस बना रहे थे। तो आज मैं कहती हूँ मकाफाते अमल हो रहा है। यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना कि वो पलट के ज़माना आता है आप पे, अगर आप किसी पे जुल्म करोगे तो आप पर भी आएगा। आज क्यों रो रहे हैं कि हम पे झूठे केस बन रहे हैं? इसलिए कि कल आपने कौम के बच्चों पे बनाई। तो बहरहाल वो सारा पीरियड हमने सहा बर्दाश्त कर गए। उसके अंदर पीर मजरूल लगते, ये नहीं कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने नहीं किया, इनको बहुत टॉर्चर हुआ। मंजूर वसान को बहुत टॉर्चर हुआ, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं इन्होंने किया। शाह साहब को पता नहीं क्यों वो इज्जत करते थे, शाह साहब की, कायम अली शाह साहब की। तो बहरहाल अंदर तो ये भी थे, मगर इतना कुछ इनके साथ नहीं था, प्रॉब्लम इनको नहीं थी, बाकी लोगों को प्रॉब्लम थी जो लड़ रहे थे। अच्छा मैडम, आपके ऊपर एग्जैक्टली कितने इल्ज़ाम थे और उनकी नौयत क्या थी? बहुत इल्ज़ाम थे मेरे ऊपर, तकरीबन कोई आप समझे 200 से ज़्यादा, 40 के करीब मेरे पे केसेस डाले गए थे। मर्डर, बॉम्ब ब्लास्ट, छोटा मोटा तो कोई रखा ही नहीं था। मुझे लैला खालिद बना दिया था। तो बहरहाल लड़े हम लोग। उसके बाद जब बाहर अभी मैं अंदर ही थी, मुझे हाउस अरेस्ट, वो हॉस्पिटल में सब जेल कर दिया गया था, क्योंकि मेरे सामने इन्होंने कहा था कि हमने तुम्हारी बेनज़ीर साहिबा को शहीद कर दिया।
तुम्हारे साथियों को शहीद कर दिया, तुम्हारे खानदान को मार डाला है। मुझे क्या पता कि क्या किया, क्योंकि मुझे ही बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, बाकी सब जाते थे, यानी डेट्स के ऊपर, कोर्ट की डेट पर सब जाते थे, सिवाय राहीला टिवाना की। अच्छा, इतनी शदीद थी। अच्छा, और जब आप हॉस्पिटलाइज हुई तो उस वक्त डॉक्टर्स का, फैमिली का क्या किरदार रहा? मुझे हॉस्पिटलाइज करने लगे तो जिन डॉक्टरों ने मुझे वहाँ पर कहा कि इसको ले जाओ फौरन यहाँ से, कि हम पे कोई मुसीबत ना आ जाए। मुसीबत का ये आलम था कि जो हमारे घर में मेहमान भी आता था, कोई अगर डाकिया भी आया वो भी अरेस्ट, यानी बिल्कुल तनहा कर दिया। मगर पीपल्स पार्टी के आम वर्कर के ऊपर, मजदूर, किसान, तुलबा के ऊपर लाखों दरूद और सलाम और सलूट हो कि उन्होंने एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ा, कम से कम माओं को नहीं छोड़ा, बहनों को नहीं छोड़ा, हिफाजत करते थे, अपनी साथ लेके चलना आना। हम कोर्ट कचहरी में कर रहे हैं, बीबी कर रही हैं। आज मुझे दुख हुआ जब कुछ जुदा हुए, जैसे जुल्फकार मिर्जा जुदा हुए, मुझे दुख हुआ, क्योंकि ये उस वक्त इंचार्ज थे सारे कैदियों के, जो कैद में जाता था उसके लिए सब इंतजाम करते थे। ये टीम थी एक, जो टीम हमारे अंदर टूट डलवा के बिखेर दी गई। बहरहाल होता है, ये ऐसा होता है, दुश्मन कामयाब होता है। आपको मैडम डॉक्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ताज पहनाया गया, तो ये कब पहनाया गया और किसके हाथों? बेनज़ीर साहिबा ने मुझे ताज पहनाया और डॉक्टर ऑफ डेमोक्रेसी का खिताब दिया। ये 11 मेरे ख्याल में सितंबर की बात है, जो बड़ा नश्तर पार्क में बड़ा जलसा हुआ था, उसमें बीबी ने मुझे ये ताज पहनाया। और सबसे बड़ी बात है कि बीबी ने उसको अपने सीने से लगाया हुआ था, तो मैंने आज तक उसके डब्बे को कभी किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। अच्छा। क्योंकि उसको बीबी के हाथ लगे हुए थे। तो बहरहाल बीबी हमसे मोहब्बत करती थी, हम भी सदकेवारी थे, डिजर्व करती थी ये ताज और ये जो खिताब है डॉक्टर ऑफ डेमोक्रेसी। बीबी कदरदान थी, बहुत कदरदान। वो समझती थी। मेरे वालिद ने उनसे कहा था, बीबी ने कहा था आप क्या लेंगे, अब्बू को भाई कहती थी कि आप क्या लेंगे, मतलब मुझसे कुछ कहें, कुछ मांगें। तो उन्होंने कहा कि आप सलामत रहें, क्योंकि मुल्क और कौम का आपसे एक मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। ये बच्चे दोनों कुर्बान आप पर, बाकी बच्चे भी आप पे कुर्बान। तो ये कि आपसे कौम का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, आप अपनी हिफाजत करें। तो बीबी जो थी, अगर वो पलट के जवाब देती थी तो इधर से भी उतना शदीद जवाब आता था। हर एक का, मैं अपना ही नहीं कह रही हूँ, जी, सभी ऐसे थे। मतलब मैं तो आपसे एक बात कर रही हूँ तो इसलिए नज़र में हो, अदरवाइज हम सब ऐसे थे। तो बहरहाल ये एक चली और हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बीबी ने रिस्पेक्ट किया। अच्छा, आप अमेरिका कैसे पहुंची और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? बीबी ने मुझे अमेरिका भेजा। अच्छा। कि आपको जाकर बड़े खुफिया तरीके से मैं अमेरिका गई थी, क्योंकि मुझे सबकी ज़मानतें हो गई, मेरी ज़मानत नहीं होती थी। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे हर तरह का टॉर्चर था। मेरे कमरे में कैमरा लगा हुआ था। आज भी सलमान मेमन जो पैरामेडिकल का है, कभी इंशाल्लाह आप उससे ज़रूर मिलिएगा, वो बताएगा कितनी तकलीफ़ें हमने जिन्ना हॉस्पिटल में उठाई हैं। अच्छा। हाँ, बीबी एक दफ़ा कैमरा लगा हुआ था और मैं सेंसलेस हो चुकी थी और हाथ पाथ भी तोड़ दिए थे उन्होंने, तो वो सारा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होता। और इस मैडम मुश्किल वक्त में आपके साथी कौन कौन लोग थे जिन्होंने उस वक्त में आपका साथ दिया? डॉक्टर हारून को मैं साथ मतलब वो करूँगी सलाम के, उन्होंने मुझे एडमिट किया। डॉक्टर ख्वाजा करीम थे, वो सलमान लोग हो गए, फरीद बलोच था, ये सारे जितने भी थे ये मेरे लिए लड़ रहे थे। मुझे एडमिट कर लिया गया उसके अंदर साइकोलॉजिकल वार्ड के अंदर। अब वहाँ से जब ट्रीटमेंट के लिए हम जाते थे तो कोई करता नहीं था, एडमिट नहीं करता था, क्योंकि जहाँ जाते थे वहाँ पे अपोजिशन पार्टी का बंदा कहता था निकालो इसको तो मौत आनी है। जाम साहब ने खुद कहा था इसको या तो अंदर ही मार देते और या इसको अब मार दो हॉस्पिटल के अंदर। तो मारने मेरे साथियों ने नहीं दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी ताकत। मगर फिर ये मोहब्बतें थी जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे हम लोग। उसके बाद मुझे वहाँ पर कैमरा था। और इस सब टॉर्चर और इन सब मुश्किल वक्त के बाद भी आप टूटी नहीं? क्यों टूटती? एक नज़रिया था, वो नज़रिया किसी और के लिए नहीं था, वो हमारे लिए था, हमें जंग लड़नी थी। बिल्कुल ठीक। तो उसमें बहरहाल नीचे 4 कैंप लगे हुए थे, बाकी लोगों के साथ 2-2 पुलिस वाले होते थे। राहीला टिवाना के ऊपर 4 कैंप लगे थे, हर कैंप के अंदर 8 पुलिस वाले होते थे। कचहरी हलंदी रही, इन दौरान ही मैडम असांखे मानीअ जी भी ऑफर कई, जिते मैडम मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा बहितरीन खाधा असांखे खाराया।
ऐं ॻाल्हियुनि सां गॾोगॾु मैडम असांखे पंहिंजो घर बि विज़िट करायो, जंहिंमें लाइब्रेरी, एंटीक ऐं तस्वीरूं बि शामिल हुयूं। वेलकम बैक नाज़रीन, हाज़िर आहियूं ब्रेक खां पोइ ऐं मैडम सां दिलचस्प कचहरी जारी है। मैडम, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका पहुंची, फिर वहाँ से आपका आगे का सफ़र कैसा रहा, क्या किया आपने? हम लोग मुजाहिद थे। बेनज़ीर साहबा जो टास्क देती थी उसको पूरा करके आना हमारे ऊपर फ़र्ज़ था। बीबी ने ये मुझे एज आ ह्यूमन राइट इंटरनेशनल का वो दिया, तो मैं गई थी वाशिंगटन DC। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की एक मीटिंग हुई मेरी, जाके मैंने पूरा पार्टी का जो हमारे साथ हुआ, जो कुछ भी था उसको सारे को दिया, उनका पूरा रिकॉर्ड बनाया गया। तो वहाँ पे एक फ़ाइट थी जो मुझे अपने मुल्क और अपनी पार्टी के लिए लड़नी थी, और जो पॉइंट्स बीबी ने दिए थे मैं उनके ऊपर जाकर लड़ी। तो फिर 7 महीने तक मैं वहीं पर रही अमेरिका में, बहुत ज़्यादा यानी हर जगह मीटिंग्स करना, ह्यूमन राइट, एमनेस्टी इंटरनेशनल और उन सब चीज़ों को देखना और उनको करना था। इसी तरह से फिर वहाँ पर अच्छा काम रहा। फिर बीबी ने मुझे वापस बुलाया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन वापस आएँ क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है। तो मैं वापस जैसे ही आई हूँ मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा। हाँ, उन्होंने बहुत तलाशी ली हर चीज़ की, मगर सिवाय बुक्स के उनको कुछ भी ना मिला। तो बहरहाल मैंने वहाँ बैठ के इनको शोकास करवाए थे, क्योंकि ह्यूमन राइट के प्लेटफॉर्म से हर जगह जाती थी, मीटिंग करती थी, तो मैं गवर्नमेंट को मैं शोकास दिलवा रही थी। तो वो बीबी ने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर वापस आई, हमने ट्रेन मार्च किया। इसके बाद हमारी गवर्नमेंट आ गई, हमने बहुत यानी फिर हमने फ़ाइट की। फिर बेनज़ीर साहबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गई, और फिर पहली जो कैबिनेट आई उसके अंदर बीबी ने मुझे एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर इजिकल टू वो था अपना मिनिस्टर सोशल वेलफेयर का, मुझे मिनिस्टर बनाया गया। अच्छा। उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा यानी बीवी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब कोई मेरी चुगली लगाता था या कोई शिकायत करता था कि बीबी आपने राहीला को ज़्यादा कुछ वो कर दिया, तो बीबी पलट के उनसे पूछती थी कि ये बताएं राहीला इस वक्त कहाँ है। तो वो उनको नहीं पता था, वो सब डिनर पे लंच पर इनवाइटेड होते थे और मैं पागलों की तरह काम कर रही होती थी। अच्छा, सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर आप बनी, तो उसमें आपके टास्क कौन से थे? सोशल मिनिस्ट्री का ये आलम था, 11 साल तक काम तो कोई हुआ नहीं था, लोगों की बादशाही लगी हुई थी, कोई काम नहीं करता था बल्कि सिर्फ तनख्वाहें उठाते थे और इदारों का फ़ायदा उठा रहे थे गवर्नमेंट के अंदर। तो जब हम आए, पीपल्स पार्टी आई, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, क्योंकि लोगों की उम्मीदें और उनको फिर फाल बनाना उन इदारों को बहुत मुश्किल वक्त था। फंड हमारे पास था नहीं, और ईमानदारी की बात है मेरा टोटल 50,000 रुपये ये फंड था जो सवाबदीदी फंड होता है सोशल वेलफेयर का। अब 50,000 में आप क्या कर सकते हैं? मगर क्योंकि एक तो सोशल एक्टिविटीज़ मेरी थी, मेरा माइंड चलता था उसके ऊपर, फिर मेरी सोशल एक्टिविटीज़ बहुत थी, मेरे रिश्तेदार अच्छी जगहों पर थे, यानी वो खाते पीते लोग थे, उन सब से मैं वो चीज़ें करके दोस्तों से, रिश्तेदारों से सबसे बड़ा सलूट पेश करूँगी ये अब्दुल सत्तार ईदी को, कि वो समझते थे कि ये कुछ करना चाहती है। सबसे पहले मैंने जेल के अंदर रिफॉर्म्स की, जेल के अंदर, क्योंकि हम उसके अंदर रह कर आ रहे थे, वहाँ पे ख़वातीन को उनका ऐसा सिस्टम बनाया। मैंने बेनज़ीर वेलफेयर एक स्कीम बनाई जिसमें 10 स्कीम्स थी। वो उसके अंदर एक ये भी थी कि जेल के अंदर जो औरत है वो अपना रोज़गार कमाए और अपने जो है उसके चलान वलान वो भी पेश करे और ख़ुद को आज़ाद करवा ले, क्योंकि अक्सरियत ऐसी औरतों की थी, मर्दों की औरतों की है, उनके पास पैसे नहीं होते कि वो अपने केसेस लड़ सकें। तो मैंने उनको रोलिंग में ऐसे कर दिया, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ, औरतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सेकंड नंबर के ऊपर हमने ये किया कि जो छपरा स्कूल स्कीम मैंने बनाई, 10 स्कीम जो बनाई, उनके अंदर ये था, छपरा स्कूल स्कीम थी, 1 कमरे का स्कूल, वो मैंने पूरे सिंध के अंदर उनको लेकर मैं चली। फिर हैंडपम्प का हमने सिलसिला बनाया, जिन औरतों के पास यानी सिलाई कढ़ाई के लिए मशीनें दी गई, छोटे छोटे उनको इंडस्ट्रीज लगा कर दे दी कि वो अपनी रोज़गार खुद कमा सकें।
मैंने महसूस किया कि मिडल मैन जो है वो हमारे सिंध की औरतों और मजदूरों को खा जाता है, यानी वो ज़्यादा ले जाता है। इन बेचारियों के हाथ में कुछ भी नहीं आता, बीमारियाँ तकलीफ़ें अलग आती हैं। तो मैंने ये काम किया कि इनको बीच में से मिडिल मैन को काट के डायरेक्ट इनको करवा दिया। और उसमें ये हुआ कि ये जो सस्ता बाज़ार, आज जुमा बाज़ार, हफ्ता इतवार बाज़ार चल रहे हैं, ये मैंने सस्ता बाज़ार के नाम से शुरू किए। अच्छा, ये स्टार्ट आपने किया? जी, मैंने स्टार्ट किया और पूरे सिंध ने किया। उसमें मेरे सोशल वेलफेयर के अल्लाह जो है उन सबको सलामत रखे, और जो बहुत हो चुके उनको अब जन्नत में जगह दे। वो सब बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, मेरे साथ बहुत साथ दे रहे थे। फिर हमने जाली नौकरों को निकाला जो यहाँ की तनख्वाह ले रहे थे और अय्याशी दूसरे मुल्कों में कर रहे थे, उनको हमने निकाल दिया। मेरे ऊपर बड़ा सख्त वक्त आया क्योंकि मेरी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ये एक चोरों की लाइन थी पूरी, जो सारे फंड खा जाते थे और किसी को कुछ नहीं करते थे। अच्छा, फिर उस पर सिफारिशों के बड़ा लोड था हमारे ऊपर। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के 41 लोग आए, वो आज भी गवाही देंगे कि मुझे प्रेशराइज किया गया कि आपने इन मतलब जो वक्त के बड़े वजीर थे उन्होंने कहा कि आपको ये फंड इसको बेच के इन नौकरियों को, सीधी बात करती हूँ, उन्होंने कहा ये हमने 5-5 लाख में देनी है नौकरी। सही। तो मैंने कहा नहीं देनी है। अच्छा। क्योंकि ये 11 साल से हमारे साथ लड़ रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है और वो अपने सर पर पब्लिक सर्विस कमीशन से आए हैं, तो हम कैसे रोक सकते हैं। मुझे बीबी ने एक टास्क पर जापान भेजा। जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने देखा कि हंगर स्ट्राइक पे वो 41-42 लोग जो हैं वो लेटे हुए, लड़कियां लड़के। मैंने आके उनसे कहा कि ये पॉलिटिक्स करेंगे, तुम पर आके दूसरी पार्टीज उठ जाओ और मेरे साथ लड़ो, मुझे गाइड करो, क्योंकि मैं इतना नहीं जानती अपने डिपार्टमेंट के बारे में कि टेक्निकली क्या करूँगी। ज़रा स्टूडेंट लीडर को एकदम से मिनिस्ट्री में गई, तसव्वुर भी नहीं था कि हम मिनिस्टर बनेंगे, सोचा नहीं था कि बनेंगे, वो रास्ता नहीं था मिनिस्ट्री का हमारा तो जंग का और हक और इंसाफ। तो आपने उन लोगों के तजुर्बे को अपने तजुर्बे के साथ मिलाकर एक एग्जैक्टली और मेरी एक चीज, मुझसे खार खाते थे सारे, सब जो खार खाते थे उनकी ये थी कि मैं जाकर बीवी को रिपोर्ट करती थी। जो चीज मेरी ताकत से बाहर निकली मैंने जाकर बेनजीर साहिबा को दे दी। वजह क्या होती थी कि बेनजीर साहिबा बड़ी है, कुल मुख्तार है, अगर डैमेज होंगी तो वो ही होंगी, अगर झंडा ऊंचा होगा तो उन्हीं का होगा, हम तो उनके साथी हैं ना। तो इस नजरिए से, और मेरे वालिद भी यही कहा करते थे, अम्मी कहती थी कि उनको धोखा नहीं देना है, उनको हर बात बता दिया करो। और आपका मैंने ये भी सुना है कि आपने जो कारोकारी तहरीक जो थी वो आपने, इसके अंदर ये हुआ कि ये हम कर रहे थे, इसमें हमें माफिया से लड़ाई करनी पड़ गई, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं था जैसे आज के दौर में है कि वो लोग कमरों से बाहर ही निकलते, वर्कर से मिलते ही नहीं है। हमारा ये था दरवाजे चौपट खुले हुए थे, हर एक की रोज 100, 200, 300 लोगों की एप्लीकेशन मिल जाती थी। सारी PSF के जो लड़के लड़कियां थे वो मेरे पास थे एज अ एम्प्लॉयर। तनख्वाह जो मेरी मिलती थी 21,000 रुपये मिलती थी, वो हम आपस में बांट लिए। तो ये वाला हमारा आशा था, उसका भी हम मुजाहिद थे। तो इसमें फकीर जैसे होते हैं। एक गोल्डन मार्केट की एक रात का जो किराया था फकीरों का वो 1 करोड़ रुपया था। 94 की बात कर रही, 94 में ठेका जो उठता था वो 1 करोड़ रुपया उठता था ये इसका गोल्डन मार्केट का, राइट। यानी फकीरी इतनी वो कमाऊ पेशा है। बिल्कुल। मैंने इन पे रेड किया, पूरे सिंध में किया, इनको उठा के ले गई, अपने दारुल अमानों में जमा कराया, इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जमा कराया। बहरहाल वो मेरे लिए वो सब माफियाज मेरे गले पड़ने लग गए। इसके बाद कुछ मतलब ये वाला किया कारोकारी का, इंतहाई खतरनाक कारोकारी का था। तो इसके ऊपर भी स्टैंड बाय हुए, इसके ऊपर लड़ाई। मैंने अपने दफ्तर को एक चेन बना दिया कि वो चेन ग्रास रूट तक चली गई। अगर हमें किसी औरत की कोई प्रॉब्लम की शिकायत मिलती थी तो हम वहाँ से SHO को कांटेक्ट करते थे। दहशत मेरी थोड़ी सी थी क्योंकि आप काम करती थी, लोग बातें करते थे, आप काम करती थी। एग्जैक्टली। मुझे मेरे पर्सनल नंबर जो थे वो अनाउंस थे लोगों के पास, और वो क्या था, रात के 3 बजे भी कहीं ट्रेन का हादसा हुआ है, जी जी, कहीं कोई डाका पड़ा है, तो वो खट करके मुझे ही टेलीफोन करते थे। अच्छा, इस मसरूफ जिंदगी में अपने आप की रूह को आप कैसे रिलैक्स करती हैं, तन्हाई में होती हैं? मेरी बेस्ट हॉबी थी पेंटिंग करना। अच्छा। बच्चों को कहानियाँ सुनाना। अच्छा, और खेल
कुछ भी खेलती थी मैं, क्रिकेट वगैरह ये वो प्लाडिंग का, यानी बॉयज और गर्ल्स के कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे खेलने में। जी जी। तो क्योंकि को एजुकेशन था, उसके अंदर हमने बड़ी ट्रॉफियाँ जीती थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सबसे ज्यादा चीज मैं खेलना पसंद करती थी, कोई भी बच्चों के साथ बाहर निकल के खेल लिया या कुछ भी कर लिया। अब बड़े हो गए थे तो वो नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स में काफी आपका, हाँ स्पोर्ट्स का बहुत था, मगर ज्यादा मुझे अच्छा लगता था पेंटिंग करना, गाने सुनना। गाने मैंने सुनने इसलिए बंद कर दिए क्योंकि मेरे साथी सारे शहीद हो चुके थे जी, मेरे लोग बहुत सारे हम जुदा हो चुके थे सब, तो वो मुझे गानों से उनकी याद आती थी, तो फिर मुझे बहुत तकलीफ होती थी। आप अभी सुनती हैं? आजकल सुनती हैं मौसीकी? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने मुझे एक चीज पसंद नहीं है, रोना मुझे पसंद नहीं है और जालिम को रुलाना मुझे पसंद है, लड़के। सही, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है कि बजाय वक्त इधर बर्बाद करने के वही कुछ काम कर लिया जाए। गार्डनिंग मुझे बहुत पसंद थी, चरिंद परिंद जितने भी हैं जानवरों को पालना, गार्डनिंग करना, कुकिंग करना, नेचर लविंग है। हाँ, घर मुझे आई लव टू मच घर। अगर मैं सियासत में ना जाती तो मैं बहुत सलीका मंद घरेलू खातून होती। इंटीरियर डिजाइनर हो सकती थी आप। नहीं, ये चीजें जो बनी हुई पड़ी हैं, क्रोशिया की हैं, सिलाई कढ़ाई, तो सब मैं, हमारे घर में रिवाज है, मेरे घर का जो माहौल था उसका रिवाज था कि लड़कियों को हर चीज घर में आनी चाहिए। अच्छा, अगर आप सियासत में ना होती तो फिर आप क्या करती? मैं सियासत में ना होती तो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनती, मुसव्विर जिसको कहना चाहिए। यकीनन आप बनती, जिस तरह की आपकी बातें आप कर रही है। मेरे घर की हर चीज अक्सरियत आप देखोगी तो मेरे अपने हाथ की बनी हुई है। अच्छा। और मुझे मशरकियत बहुत पसंद है, जो खास तौर पे हमारा मशरिक का लिबास, कल्चर जिसको कहना चाहिए, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं उसमें मिट्टी की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप पूछेंगे सबसे खूबसूरत परफ्यूम कौन सा है तो मुझे मिट्टी की अच्छी लगेगी, तो उससे फिर जो चीज़ रिलेटेड है वो मुझे अच्छी लगती है। और आजकल के जो यंगस्टर्स हैं जो सियासत में हैं, जो आप देख रही हैं कि आपके इस पेशे में हैं लड़के लड़कियां, उनमें वो जोश आप में होता था? देखिए, इन बच्चों से मुझे कोई गिला नहीं है। ये बच्चे ज़रूर बिल्कुल हमारे मुकाबले में ये बच्चे कागज़ के हैं, हम लोगों के मुकाबले में ये बिल्कुल कागज़ के हैं। इन बच्चों को जब दिया ही कुछ नहीं गया, इनको बताया ही कुछ नहीं गया, तो ये क्या समझेंगे? हमने तो जद्दोजहद सीखी ना, इन्होंने नहीं सीखी, तो इसलिए इनको प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं कि दीदी जितनी अपनी जगह पर वो मुझे भेजा करती थी कि आपने मुझे साथी या कामरेड कहती थी, तो वो उन्होंने कहना आज आपने ये करना है। इवन ये होता था कि अभी बैग लेकर आई हूँ, किसी मुल्क से आई हूँ कोई टास्क पूरा करके, अगली फ्लाइट से मुझे फिर कहीं जाना है। और हाल ये था कि स्टूडेंट लीडर थी, कोई परफेक्ट तो मैं मिनिस्टर नहीं थी ना, तो मुझे, मैं पढ़ती थी फिर मेहनत करती थी, जैसे रट्टू तोता नहीं होमवर्क करके जाती थी जैसे, हाँ एग्जैक्टली, जैसे एग्जाम अचानक सर पे आ गया हो, या अचानक किसी बहुत ही तजर्बेकार टीचर ने हमें आजमाने के लिए एकदम टेस्ट दे दिया, क्लास में आके अनाउंस कर दिया आपका सरप्राइजिंग। मैं बहुत परेशान होती थी, और मुझे दो बातें कभी मुझे मेरा आराम ख़त्म कर देती थी, तफरीह ख़त्म कर देती थी, मेरी अपनी ज़िंदगी उन्होंने ख़त्म कर दी। एक ये कि पाकिस्तान की इज़्ज़त, एक ये कि बीबी की इज़्ज़त, कि मैं उनको कहीं नील डाउन नहीं होने देना चाहती। सार्क में उन्होंने मुझे भेजा, वो मालदीव गए हैं। अच्छा। तो वहाँ जितने बाकी 6 कंट्रीज के जो लोग थे, उन्होंने कहा, मेरे लिए बड़ा रिमार्क था, उन्होंने बीबी को कहा, ये चीज़ बीबी को बताई कि जैसी आप टैलेंटेड हैं उसी तरह से आपके मिनिस्टर्स भी हैं। तो हम इसको देख रहे हैं कि ये बहुत हार्ड वर्कर है, आपकी जो मिनिस्टर है बहुत छोटी है मगर बहुत हार्ड वर्कर है। और हुआ क्या, यहाँ से हमारी जो ब्यूरोक्रेसी, उसने कोई काम नहीं किया हुआ था। जब मैं बांग्लादेश में हुआ, उसमें हमें कुछ अपने देने थे, एक्सचेंज प्रोग्राम देने थे। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि क्या प्रोग्राम है, सुमन बुकमुन हुमला यूनिफ्लो। अच्छा। जो कौंसलेट जनरल थे वो भाग गए हमारे, किसी कोई शो हो रहा था उसको देखने। एक कर्नल था जो उनका असिस्टेंट था, उस बेचारे ने मेरी बहुत मदद की। मैंने कहा मैं सोने नहीं दूंगी, मुझे बताओ कि कल की कॉन्फ्रेंस में क्या होगा। आया मेरी स्पीच है तो मुझे उसके पॉइंट्स दो, मुझे बताओ कि मुझे क्या स्पीच करनी, क्योंकि मैं अभी कहीं से आई थी, उसी तरह बैग उठाकर मैं इधर आ गई हूँ। फिर खैर सारा मेरे साथ डेलीगेशन होता था, वहाँ पे भी मैं
अपनी चिल्लर के साथ जाती थी। अच्छा, और इस सारी सिचुएशन में, इन सारी भाग दौड़ में कहा जाता है कि औरत के लिए एक मर्द का सहारा होना बहुत जरूरी है इस सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए। आपने शादी नहीं की तो फिर ये मुश्किलात आपको क्या पेश नहीं आती कि इस तरह, या फिर ये कोई माइंडसेट है जो आप कहेंगी कि ये गलत है, ऐसा ज़रूरत नहीं है औरत किसी मर्द के सहारे? देखिए, हमारा मशरिक का कल्चर ऐसा है कि हमने बना लिया है, हम औरतें सारा बोझ अपने भाई, बेटे, शौहर या वालिद के ऊपर डाल देती हैं। हाय अल्लाह उई अल्लाह, हमने वो मौका ही नहीं देखा कि वो जो होता है। जी जी। तो जंग मतलब एक चीज़ होती है, वो हम लड़ते चले गए। मेरे अंदर तो नहीं था कि मैं किसी की मोहताज हूँ, मेरे माँ बाप ने ऐसी नहीं रखी थी हमारे पास कोई चीज़। हाँ, मगर ये कि मुआशरे के लिए जो एक सिस्टम है उसके तहत मुझे उनका ओबिडेंट होना था, मुझे उनका फर्मा बरदार बन के चलना था। तो मेरे साथ अक्सर मेरा भाई या ये मेरे जो साथी थे, तंजीमी साथी, ख़ास तौर पे तारिक अजीज़ मसूदी मेरे उस्ताद रहे, हम में से ही थे, हमारा ही एज ग्रुप था। मगर तारिक से मैं सारी सियासत को, असल मेरी उस्ताद हम सबकी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, हम उन्हें उस्ताद मानते हैं, बड़ी बहन मानते हैं। जी जी, मानते थे, हैं एक रोल मॉडल जैसे आपको मिल जाता है। क्योंकि वो हमें कभी डांटा नहीं है, मगर वो बोलती ज़रूर थी कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं, ऐसा करें। तो तारिक जो थे, मुझे इसकी मैं बहुत शर्मीली, टू मच शर्मीली। मैं ईद के कपड़े लेने नहीं जाती थी अम्मी के साथ, अम्मी तंग आ जाती थी कि आप बताओ ये है वो है, मैं नहीं जाती थी। नहीं अम्मी, गंदे गंदे लोग, मैं नहीं जा रही। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतना ही मुझे लोगों के बीच में लाकर रख दिया, जबकि मैं नहीं आना चाहती थी सियासत। वेंदे वक्त मैडम असांखे ड्रॉप करण दर ताईं असां सां गॾु हली। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। नाज़रीन, जीअं त तव्हां ॾिठो, मैडम जी हिकिड़ी जदोजहद आहे, हिकिड़ी वॾी जंग हुई जेका मैडम पंहिंजी सॼी जवानी, सॼी हयाती विड़ी। ईंदड़ हफ़्ते वरी हिकिड़े नए चमकंदड़ सितारे सां गॾु हाज़िर थींदसि। तेसिताईं इजाज़त ॾियो पंहिंजी होस्ट पाक हफ़ीज़ादा खे। सलाम।